आप तबाही से तबाह तरीन होते जा रहे हैं। और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। फिर मैं मोदी की बात करूं, देख रहा मोदी आया ना नया एक, और क्या चीज नहीं आई। अगर मैं उसकी बात करूं तो कहते राधा बंदा यार, ये इंडिया का एजेंट है। और यार मुझे एजेंट बनने की क्या जरूरत है, मैं तो पहले ही अमेरिकन हूं यार, मुझे इंडिया क्या दे सकता है? तुमने क्या दिया मुझे? जलीलो ख्वार करके निकाला वहां से, और क्या किया तुमने? माजर किया मुझे। और दूसरा पाकिस्तान के जो हालात है उसमें क्या, मैं बल्कि इसमें छोटी सी, अगर मुझे 5 मिनट दे, मैं छोड़े, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े के, पता नहीं मोदी का कोई रिश्तेदार है। मैं मेरी उसके साथ, मोदी साहब के साथ क्या है? और मैं तो ये कहता हूं मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया, तुम्हें नेशनलिज्म की जरूरत है। मैं आजमा साहब, ईरान इस वक्त ना सिर्फ ये खबर है, बल्कि ईरान अगर देखा जाए तो जब से गाजा वार है उसके बाद एक बड़ी ताकत उभर के सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ईरान, बल्कि समझ लें कि ईरान ने इस वक्त अमेरिका और इसराइल को जो है ना, वो आप उर्दू में क्या लेके लोहे के चने चबवा दिए हैं, या पकड़ के उन्होंने घुटनों में सर दे लिया अमेरिका का और ईरान का, उसका इसराइल का। उसकी वजह यह है कि ईरान का इन्फ्लुएंस देखें होती क्या है। वो एक दिन नहीं चल सकते ईरान की फाइनेंशियल सपोर्ट के बगैर। गाजा ने जितनी वहां पे नीचे 500 किलोमीटर की टनल्स बनाई है, वो $100 मिलियन साल का देते थे ईरानी उनको, उसकी वजह से बनाई है। तो उसको दूसरा, सीरिया और इराक के अंदर उनका इन्फ्लुएंस देखें। इस वक्त इराक के अंदर जो शिया रजीम रूलिंग है, वो सारी की सारी ईरान के अंदर पहले पॉलिटिकल साइली थे, वो सारे इन्फ्लुएंस उनका देखें कि इस रीजन के अंदर कितना उभर के सामने आ चुका है। ईरान, अमेरिका जो कि अभी तक, आज के दिन तक क्लेम करता है कि सोल सुपर पावर है, लेकिन डर रहा है रेड सी के अंदर, कांप रहा है उनसे, होतियों से। और होती अभी एक उनकी प्रॉक्सी है, ईरान खुद सामने नहीं है। खौफ है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर कि कहीं ईरान ना आ जाए इसमें हमारे सामने, हालांकि वो। और दूसरा, पाकिस्तान के जो हालात है उसमें क्या, मैं बल्कि इसमें छोटी सी, अगर मुझे 5 मिनट दे, मैं छोड़े, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं आपके लौंडे लपाड़े के, पता नहीं मोदी का कोई रिश्तेदार है। मैं मेरी उसके साथ, मोदी साहब के साथ क्या है? और मैं तो ये कहता हूं मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया, तुम्हें नेशनलिज्म की जरूरत है। मैं आज आपको इंडिया की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये आपके लौंडे लपाड़े पड़ जाते हैं। मैं आज आपको थोड़ा सा कंपेरिजन देना चाहता हूं। मैं आज बांग्लादेश के बारे में खबर पड़ी, जरा देखें बांग्लादेश में पाकिस्तान, और जरा कंपेरिजन एक सेकंड में करके आपको बताता हूं। काकड़ साहब को पता होना चाहिए, ये हालात है तो आप क्या बेचेंगे वहां जाके? चूरन बेचना वहां जाके। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी जीडीपी 416 बिलियन है, आपकी जीडीपी 341 बिलियन है। आपकी पॉपुलेशन, उनकी पॉपुलेशन 172 मिलियन, आपकी 241। एक्सपोर्ट उनकी 59 है, आपकी 40 बिलियन है। उसके बाद जीडीपी ग्रोथ उनकी 5.6% है, आपकी 0.5% है। इन्फ्लेशन वहां हालांकि ज्यादा है, 9.4% है, आपके 30% है। आपकी, उनकी पर कैपिटा बांग्लादेश की इनकम $2,457 है, आपकी $1,505 है। लिटरेसी रेट उनका 74% है, आपका 62% है। और आपके साथ 70s तक आपके साथ थे वो। आपने जान छुड़ाई है। आप बार बार 50 से कहते थे कि ये हमारे ऊपर बोझ है, इनको उतारो, इनको बोझ है, हमारे उतारो। आज मुझे लग रहा है कि आपको अफगानिस्तान भी बोझ लग रहा है। आप करते जो कुछ नहीं है। आप सड़क पेपरों में सड़कें बना के आप खा जाते हैं, बलोचिस्तान की सड़क फाइलों में अस्पताल में बना के खा जाते हैं। आपको सबको पता है जो हो रहा है। मेरे हाफिज साहब ने, आसिम मुनीर साहब ने कहा था मैं रोकूंगा स्मगलिंग, किसी को पकड़ा इन्होंने स्मगलिंग करते हुए? कोई खबर देखी सुनी आपने कि फलां को पकड़ लिया इन्होंने वहां से स्मगलिंग करते हुए? हाँ, ये जैशे अदल पे जो अटैक ईरान ने किया, ये एक ज्यादती है कि स्मगलिंग 4 दिन स्लो हो जाएगी, ये मेहरबानी उन्होंने की है। और क्या होना वहां? चीमा साहब, तरह हकीकत, मैं आज आपको छोटी सी बात, दो चीजें ऐड करना चाहूंगा जो मेरे ज़हन में आई। मेरे अगर काकड़ साहब ने जाना था, सबसे पहले तो होमवर्क करके जाते, 4 वेबसाइटें बनाते, मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान है क्या, हम आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे, आपको वीजे किस तरह दिए जाएंगे, आपको लेबर किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, ये प्रोग्राम बना के जाते पहले। मैं बताना चाहता हूं, जो इस वक्त पाकिस्तान के मुंह के ऊपर एक तमाचा है, आपने इतना पैसा लगा के करतारपुर मार्ग बनाया था, और उसके बाद आपने सिखों को ऑन अराइवल वीजा देने की कोशिश की। किसी सिख को ये पता नहीं है कि क्या फैसिलिटी आपने दी है। किसी को यह नहीं पता कि पाकिस्तान जाना कितना आसान है। मैंने वॉशिंगटन डीसी एम्बेसी को कहा था कि प्लीज गुरुद्वारों में जाके अपने अफसरान को भेजें, उनको बताएं कि ऑन अराइवल वीजा है आपके लिए, टूरिज्म के लिए, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा पैसा वहां पे लगाया करतारपुर मार्ग। किसी ने हिम्मत नहीं की आज तक। उसकी वजह यह है, मैंने आपको बताया था कि बड़े ममालिक जहां पे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहां पे वहां पे कौन आते हैं? वैसे आपकी अशराफिया रूलिंग एलीट के साले और पणूजे आते हैं, वहां बहनोई आते हैं, और वो कहते हैं वी आर अनटचेबल। वो मैंने आपको बताया था, 2 बजे एम्बेसी में आते हैं, 2 सिगरेट पीते हैं, 4 कप कॉफी के चाय के पीते हैं, घर आ जाते हैं। पाकिस्तान की एम्बेसियां इस वक्त स्वाय शनाख्ती कार्ड के और पासपोर्ट बनाने के कोई काम नहीं कर रही। पता है सबको, आप सबको पता है। लेकिन है को किसी को ख्याल हो ये क्या हो रहा है दुनिया में? सब है को पाकिस्तान में पाकिस्तानी रहता हो तो किसी को ये पता चले ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ। आप तो पैदा होते हैं, शराब की रूलिंग एलीट का बच्चा पैदा होता है, वो आते ही सीधा यूके आता है, उसका जो टारगेट ही टोरंटो होता है, इंग्लैंड होता है, दुबई होता है। उसका तबाही का बायस ही है। मैं आपको क्या बताऊं, आपके सब लोगों को पता। आपके जज देख ले, मैंने आपको कहा था पिछले दफा, 2 जज तो आपके ये सच है, बल्कि हैरान हूं। कल एक मेरा दोस्त है जर्नलिस्ट,
उसने कहा कि मुझे हमें पता था जब फारूक बंदयाल ने जाना है तो ये दूसरे जजों के साथ क्या होना है। मैंने कहा इसका मतलब है तुम कह रहे हो कि दिस वाज अ सेटअप। उसने कहा सेटअप है या नहीं जिस तरह भी, लेकिन काजी साहब को चाहिए था इनके ऊपर जो एलिगेशंस हैं इनके ऊपर है, कहते हैं आमदन से ज्यादा इनके एहसास बताते हैं क्यों नहीं यार? इनकी बच्चों की, इनकी बीवियों की नेशनलिटी एक्सपोज क्यों नहीं की जाती? क्या वजह, क्या बात रोकती है आप? इसका मतलब सभी गंदे हैं फिर, इसलिए नहीं करते ना आप। वरना सामने रखें, अगर आप इतने साफ सुथरे चेक खोल के सामने रखेंगे। मैंने उस दिन आपको, मैं आज भी कह रहा हूं, आपने अदलिया सेटअप करनी है, ठीक करनी है तो सारी के सारी हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नेशनलिटी, इनके एसेट्स पब्लिक किए जाए और लोगों को बताया ये जज किस तरह बने थे भाई, ये किस किस के रिश्तेदार हैं ये। लेकिन अगर मुश्किल है तो फिर इसको फिर ये इनको ना भेजे बाहर इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि आप इस काबिल ही नहीं है। मुझे कन्विंस कर देना, मैं आता हूं, मैं पैसे लेके आता हूं, मैं चैलेंज करता हूं इस वक्त, मैं पैसे लेकर आता हूं, 50 मिलियन ले आता हूं, मैं ले आता हूं बैंक, मेरे तो इधर प्रॉपर्टी अपनी रख के ले आता हूं सारा कुछ बैंक, उस पैसे मेरे साथ हो गया क्या? एक एसएचओ अगर मेरा गिरबान पकड़ लेता मुझे कौन छुड़ाएगा? तो है ताकत किसी के पास? एक जज मेरे गड़ पे आ जाता, मेरे कौन छुड़ाएगा उसे? और लोगों के साथ हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। अन्नड़ केस हुआ था, एक बहुत बड़ा मशहूर है, आपको पता, हिस्ट्री बनी थी उसके ऊपर, अन्नड़ केस हुआ था। वो बाहर से गया था पैसे लेके, मेरे कई दोस्त गए जो जलीलो ख्वार होकर वापस आए, प्रॉपर्टियां छोड़ के भागे वहां पे, E7 के अंदर कोठियां घर गाड़ियां छोड़ के फर्निश भागे वहां से, जब पड़े वहां पे लोग उनको। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता, इस तरह कौमें, इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह ये चला रहे हैं। दुख वाली बात है, लेकिन ये कि कोई रिलीफ नजर नहीं आ रही। बात तो ये है, लोग ये देखे ना, ये सारे इश्यूज लोगों के क्रिएट किए हुए, ये ब्रिटिश नहीं छोड़ के गए इश्यूज। ब्रिटिश तो रेलवे बना के दे के गए थे, आपने तबाह कर दी। नहरें बना के गए थे, वो तबाह कर दी आपने कोई एक सिंगल चीज नहीं बनाई। आप जो ब्रिज बनाते हैं, परवेज मुशर्रफ साहब कराची से बना के अभी इस्लामाबाद पहुंचे तो पीछे गिर गया था, आप ये बना रहे हैं। आपकी हाईवे बनाती कोरिया आके, आपका सी पैक बनाते हैं चाइना आके। आप क्या कर रहे हैं? आप तो पैसा लूट के कमीशन लेके भाग रहे हैं वहां से, आप तो सिर्फ यही कर रहे हैं। हाँ, अगर आपने ये क्रिएशन ये सारी लोगों ने की ना, करप्ट लोगों ने, लेकिन ईमानदार लोग कहां से आएंगे? मेरा ये क्वेश्चन मार्क है आपसे, क्वेश्चन है आपसे, कहां से आएंगे? इधर से कोई पैदा होगा ना, क्यों नहीं पैदा हो रहा 76 साल से, क्या वजह? और अगर 76 साल से नहीं हो रहा तो आगे कौन सी गारंटी को पैदा होगा? आप तबाही से तबाह तरीन होते जा रहे हैं। और लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पर दुनिया तब्दील हो गई बिल्कुल। फिर मैं मोदी की बात करूं, देख रहा, मोदी आया ना नया, एक और क्या चीज नहीं आई। अगर मैं उसकी बात करूं तो कहते राधा बंदा यार, ये इंडिया का एजेंट है। और यार मुझे एजेंट बनने की क्या जरूरत है? मैं तो पहले ही अमेरिकन हूं यार, मुझे इंडिया क्या दे सकता है? तुमने क्या दिया मुझे? जलीलो ख्वार करके निकाला वहां से, और क्या किया तुमने? माजर किया मुझे। हाँ, तुम्हें बताएं तुम्हारे पड़ोस में दुनिया बदल गई है तो तुम माइंड कर रहे हो, तो नाज कहते नहीं जी, नौज बिल्ला जी, वो हिंदू ने जी, वो हिंदू ने। अच्छा, तो फिर इतने गोरिया के मुल्कों भज भज क्यों होंगे? अमरीका ने वैसी के सामने लंबे क्यों पहनते हो जाके? डॉलर वास्ते लंबे क्यों पहनते हो? फिर जाके फिर IMF के सामने क्यों लेट जाते हो? वो भलूजे ने भला ने तुहाडे, वो क्रिश्चियन ने वो भी। लेकिन चीमा साहब ये दर हकीकत जो देखा जाए तो अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कभी कोई अच्छी बात भी करें आप और मैं बैठ के कहें कि देखें दूध किनारे बहने वाली काकड़ साहब जा रहे हैं, काकड़ साहब को बुलाया गया है वहां पे, लाइनें लग गई। मेरे मुर्शिद कहते थे जो जेल में आज बैठे, उन्होंने कहा था बाहर से लोग आके यहाँ जामे करेंगे। वो मेरा एक छोटा सा बच्चा था, वो कहता था हम इतने बिलियन लाएगा, इधर मुंह पे मारेगा। वो फिर वो लब नहीं पे, वो कहते इधर मुंह पे मारेगी, उधर इतने बिलियन इधर मारेगी, इधर इतने बिलियन इधर मारेगी। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कहते मेरे डैडी ने टिकट क्यों देता तुझे? मेरे घर लड़ाई पे आ गई। वो कहते थे 200 अरब डॉलर बाहर से आएंगे और खान साहब ऐसे निजाम को बेहतर कर देगा। वो तो कैसा आएगी, कैसा मारेगी, इसके मुंह पे उठा उठा के डॉलर मारेगी। कितने लोग आएगी, इधर लाइनों में लगेगी, गोरा इधर जाबे करेगी। यार खुदा का नाम लो यार, कैसी बातें कर। डॉक्टर साहब, वो भी तो एक वक्त था कि 2018 में कई बहुत सारे भोले और मासूम पाकिस्तानी जो बाहर नौकरी करते थे इस्तीफे देके पाकिस्तान आ गए। और एक डॉक्टर है, यहाँ से एक डॉक्टर है, एक तो डॉक्टर पढ़ना गया, खोटे पैसे और वापस आया, खोटे पैसे। इसको क्या कहेंगे? नेशनलिज्म कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे? इसको कहेंगे अकल की कमी। जिस तरह मैं बताता हूँ क्या है ये वैसे ना हमारी कौम में हर वक्त इस तरह के लोग मौजूद होते हैं, और कहाँ होते हैं ये भी बता देता हूँ। हर छोटे शहर के बसों के अड्डे के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा 100 बंदे खड़े होते हैं, दरमियान में एक बंदा नीचे बैठा होता है चादर डाल के। वो कह रहा होता है 100 रुपया दो, मैं जेब से 500 बना दूंगा। 100 बंदा खड़ा होता है, बेवकूफ बना सामने खड़ा होता है। मेरे जैसा बंदा सोचता है इसकी जेब में प्रिंटर लगा हुआ है कि 100 रुपया देके ये 500 निकाल देता है, लेकिन 100 बंदा कहता है हो रहा है, ये कर रहा है। और इसी तरह के लोग इधर भी तो है ना। अच्छा देखें, MD होना, वकील होना ये जहानत की निशानी नहीं होती। उसने रट्टा लगा के इम्तिहान दे लिया, अकल तो नहीं आई ना उसमें। यहां से कई डॉक्टर के भागते हुए, खोटे पैसे और वापस आए। खोटा पैसा जिस तरह वापस देते दुकानदार, उस तरह वापस आए। कई आज भी तड़प रहे हैं। ये यहां से जो डॉलर दे रहे हैं, यहां से सबसे चंदा इस वक्त PTI का सबसे चंदा तो यहां से जाता है अमेरिका से। शौकत खान किसने बनाया? सारे अमेरिकन जो पाकिस्तानी बेवकूफ थे, खान साहब आके क्वाली कराते थे बड़े आराम के साथ, बोरियों की बोरियां भर के यहां से ले जाते थे।
तो लिखे, पर लेकिन बेवकूफी बेवकूफी के ऊपर लिखा थोड़ी होता है कि फलां बंदा बेवकूफ है, माथे पे थोड़ी लिखा होता है। आज भी डॉक्टर तड़प रहे हैं, मजे की आपको बताता हूँ, अमेरिकन डॉक्टर जो पाकिस्तानी, वो आज भी तड़प रहे हैं पीटीआई के लिए। वो कहते जी खान साहब आएंगे, अब कहते क्या है, कहते जी पीरनी ने खराब किया है, खान साहब ठीक सा ना, पीरनी पै गई मगर, कहते मगर पै गई सी, कहते पीरनी पैड़ी सी, वो ठीक सी। चलो सीमा साहब, लेकिन अफसोस ये है कि इस वक्त हालात जो हैं, अगर लेकिन हाँ, जो अगर मैं जो अगली बात खासकर करना चाह रहा था, एक जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर चेंजेस आ रही है, जो मैं देख रहा था, तो कई चीजें बड़े मानी रखती हैं, और देखने वालों के लिए कई सिग्नल उसमें मौजूद है। वो सिग्नल क्यों मौजूद है उसमें, कि खास डॉक्टर जयशंकर साहब का ईरान जाना बड़ा बामानी है। अब आपको मैं ये भी बल्कि सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि वहां पे बातें क्या हुई हैं, खासकर ईरान के अंदर ईरान ने उनके साथ गिले शिकवे क्या किए हैं। बल्कि डॉक्टर जयशंकर की 2 मुलाकातें हुई हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, और उसके बाद रईसी साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, जो बातें खासकर उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। जयशंकर साहब ने अपना, बल्कि अभी तक वो चीजें डिस्क्लोज नहीं की गई, लेकिन वहां पे जो MKV जो जिसके ऊपर अटैक हुआ था शिप के ऊपर, उसकी सुना है उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की है, उसके ऊपर रिजर्वेशन का इजहार किया जयशंकर साहब ने जाके कि वो जो हमारा जो MKV शिप था जिसके ऊपर मिसाइल मारा था, वो उन्होंने ईरान को ब्लेम तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उन चीजों का इजहार किया है वहां पे, और खासकर दहशतगर्दी के हवाले से और होतीज के हवाले से उन्होंने अपना उस पर भी इजहार किया है कि हमारा जो है हमारा ट्रेड और ऑयल वहां से आता है, उस पर कंसर्न है वो। जो दूसरी तरफ जो इस वक्त उन्होंने जो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ईरान है, उन्होंने सीधा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को ब्लेम किया है कि ये जंग सिर्फ अमेरिका करा रहा है और 24,000 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो रईसी साहब ने खासकर उनके साथ जो मुलाकात हुई है, उनमें उन्होंने खास बात की है कि चाह बहार पे इंडिया तेजी से काम क्यों नहीं कर रहा। ये उन्होंने इस पे ऊपर अपना तशवीश का इजहार किया है कि इसको सही तरीके, हमने इंडिया को दिया था, चाबहार की लीज दी थी, लेकिन इंडिया इज नॉट यूजिंग इट और नॉट यूजिंग एट द मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि वहां पे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान पहुंचा जाए, चाबहार के जरिए अफगानिस्तान अपने प्रोडक्ट भी लेके जा सके, उसके साथ सारे अपने रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सके। लेकिन इंडिया ने उसके ऊपर अभी तक कोई सिग्निफिकेंट उसके ऊपर नहीं लगाई, जो चीज है डेवलपमेंट सही नहीं की, उनको रिजर्वेशन है ईरानियों को इसके ऊपर। और मैं समझता हूं कि इस वक्त ईरान, मैं समझता हूं डॉक्टर जयशंकर साहब का जाना इट वाज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी पॉजिटिव। रीजन ये है कि ईरान इज प्लेइंग अ मेन रोल राइट नाउ इन इजराइल गाजा वॉर, उसके अंदर, और उसमें वो कहते हैं सारी इस गाजा की सारी चाबी इस वक्त जो है, चाबियां सारी ईरान के पास है। और इस वक्त दुनिया के अंदर अगर देखा जा सके कि जंग की वजह से, रेड सी की वजह से इन्फ्लेशन ऑलरेडी 4% पूरी दुनिया में बढ़ चुका है उस एक जंग की वजह से। इस वक्त वहां पे जो शिप्स हैं वो मजबूर हो चुके हैं कि वो रेड सी की बजाय अफ्रीका से लेकर अपना ट्रिप लेकर आए, जिसमें तेल भी ज्यादा लग रहा है शिपों का और दिन भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सारा एक इशू तो है, और उसमें ईरान सीम्स लाइक अगर देखा जाए तो ईरान लुक सक्सेसफुल इन इट। हुतियों का उनका जो तजर्बा था वो बड़ा सक्सेसफुल रहा है। बल्कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगा, इसी हवाले से जब हुतियों की बात हुई है तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि हुती है कौन। मैं पिछले दिनों जब हुती के बारे में पढ़ रहा था, आई एम सरप्राइज्ड, 1990 के अंदर इंसारुल्लाह इनका नाम, पहला नाम इंसारुल्लाह था इनका। अली अब्दुल्ला सालेह जो था इनका, वो जो ईरान जो यमन का रूलर था, 30 साल उसने वहां पे हुकूमत की, $30 बिलियन करप्शन में उसने बनाए। और जैदी, ये जो जैदी है, शिया अंदर एक फिरका है जैदी, तो ये जैदीज जो है इनके, इन्होंने इसको बनाया, पहले अल हक पार्टी बनाई, हुसैन होती उसका नाम था, उसने, और 2004 में हुसैन होती को मारा गया, मर्डर किया गया उसको। शुमाली यमन के अंदर, नॉर्दर्न यमन के अंदर इनका कंट्रोल था। अरब स्प्रिंग में इनको ज्यादा बूस्ट मिला, जिसमें हुतियों ने, इन जैदियों ने खासकर जो उनका अब्दुल्ला सालेह था उसके खिलाफ इन्होंने बड़ी भरपूर एक मुहिम चलाई, जिसके बाद वो 2004, उसके बाद आजकल जो इनका चलाने वाला है उसका नाम है अब्दुल मलक होती, 40 साल उसकी उम्र है, और वो हुसैन होती का भाई है छोटा, और वो इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, उसकी प्रेस में ज्यादा नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त होतीज दे हैव प्रूवन देमसेल्फ। और दूसरा सबसे बड़ी जो उनकी, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा खतरनाक इस वजह से बन चुके हैं क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जंग कर करके दे हैव बिकम ट्रेन्ड एंड दे नो हाउ टू फाइट द गुरिल्ला वार। क्योंकि सऊदी अरेबिया ने यमन की हुकूमत के साथ मिलकर कारपेट बॉम्बिंग कर करके उनके ऊपर सारा कुछ अमेरिका की सपोर्ट के साथ उनको, मकसद दे हैव मेड देम अ स्ट्रॉन्गर पीपल। तो होती इस वक्त मैं समझता हूँ कि दे आर, होती ईरान और हिजबुल्लाह, they are looking strong. America is on the run, matter of fact. और इजराइल अपनी वॉर अटैक में तो लोग तो वो मार रहे हैं, लेकिन दुनिया के अंदर PR के हवाले से इस वक्त
they are losing the war. दुनिया सारी almost खिलाफ है. The entire world is sympathizer with the Gaza, with the Palestinians. डॉक्टर साहब एक छोटा सा पॉइंट और भी रेज करना चाहता हूँ, कमिंग बैक टू दैट अटैक दैट जो सुनने में आ रहा है, जिसको अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई. डॉक्टर जयशंकर के जाने के फौरन बाद जो चीज होती है, इसको नहीं लगता कि इसको स्पिन किया जाएगा या दिस इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, कि अगर डॉक्टर जयशंकर, अब एक सेक्शन ऑफ द मीडिया जो है वो ये स्पिन करेगा कि देखें जी ईरान में डॉक्टर जयशंकर गए थे और ईरान के और भारत के ताल्लुकात इस लेवल पे हैं, और हालांकि ये जारी बात है ईरान की और पाकिस्तान की बायलैटरल रीजन है, लेकिन इसको स्पिन तो मिलेगी. डू यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को थोड़ा क्लियर कट पोजीशन लेके सामने आना चाहिए और ये डिस्कस करना चाहिए इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? पाक ईरान ताल्लुकात बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हम अक्सर मिलते रहते हैं ईरानियन से इधर उधर, लेकिन इस पर जरा थोड़ा कमेंट कीजिए. अगर राइट आफ्टर जयशंकर लेफ्ट फॉर डेवोस तो ये चीज जो है वो हो जाती है. मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. अगर इसको स्पिन ये दे भी जाए और एक एज्यूम भी कर लिया जाए कि हो सकता है जयशंकर साहब, बल्कि जयशंकर साहब ने दहशतगर्दी के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर के साथ की है, उसमें उन्होंने दहशतगर्दी का कंसर्न अपना शो किया. अगर एक मिसाल कर भी जाए, पाकिस्तान कर भी कह सकता है. ना तो कोई आप देने की चीज सलाहियत रखते हैं, ना लेने की सलाहियत रखते हैं. एक मिसाल है डॉक्टर जयशंकर के कहने पे उन्होंने किया, एज्यूम कर लिया जाए. आप क्या कर सकते हैं? टीटीपी अंदर घुस के मार जाती है, आप क्या कर सकते हैं? अफगानिस्तान का आपने क्या बिगाड़ लिया है? कोई बिगाड़ा आपने कुछ जो किसी का भी कुछ बिगाड़ सके आज तक आप? क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज ही पता नहीं क्या है. स्वाइप लूटने की और रिश्वत के, करप्शन के, तीसरी तो प्रायोरिटी कोई नहीं है किसी की. मैं एक मिसाल लेता हूं, ये बात बिल्कुल आपकी मेक सेंस करती है कि अगर देखा जाए ऑप्टिक्स यही बनते हैं अल्टीमेटली, कि डॉक्टर जयशंकर वाज देयर, ही वाज टॉकिंग अबाउट दहशतगर्दी, ही वाज टॉकिंग अबाउट कंसर्न द स्टेट स्पॉन्सर्ड द थिंग्स जो हमेशा एलिगेशन पाकिस्तान के ऊपर लगती हैं, और जैशे अदल भी इसी तरह की कैटेगरी में आती है, जैशे मोहम्मदी टाइप और जैशे दूसरी के सारे आते हैं, जिस तरह लश्कर तैयबा और सारी. लेकिन अगर एक मैं मिसाल लेता हूं, अगर ये फैक्ट भी मान लिया जाए तो पाकिस्तान किस पोजीशन में है? कोई है किसी पोजीशन में? को किसी जगह पे देखिए दो चीजें मैं समझता हूं जिंदगी के अंदर, फॉरेन पॉलिसी या मुल्कों की पोजीशनिंग क्या होती है. या आप कुछ देने की सलाहियत रखते हो या लेने की सलाहियत रखते हो, या किसी आप कुछ बिगाड़ने की सलाहियत रखते हो. लेकिन आपके पास जब सलाहियत ही कोई ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास आप देखिए आप क्या कर, स्वाए को टूटा फूटा वो हमारी मैडम जारा बलोच है, वो आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी कर देंगी, 10 बच्चे बैठ जाएंगे वहां पे जर्नलिस्ट, वो कह देंगे कि हम इस चीज को कंडेम करते हैं, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर अटैक किया गया है. तो बस यही है, और क्या कर, हम यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख देंगे, बस यही. और क्या इससे आगे जा सकते हैं? चीमा साहब दर हकीकत देखिए मैं लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं जो मैंने रिसेंटली लर्न किया है, जिसको इस वक्त भारत बड़ा, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा उनका फोकस है इस वक्त, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. उसको किस तरह अचीव किया जाता है? उसको किस तरह पाकिस्तान अचीव कर सकता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है. जब तक आप उस पोजीशन पे नहीं जा सकेंगे, आपकी इन स्टेटमेंटों के, आपके ऊपर हमलों के कोई फर्क नहीं पड़ता. जब तक आप फार सेल पड़े हैं दुनिया के लिए, जिधर से पैसे मिल गए उनको अड्डे दे दिए, जिधर से पैसे मिले सी पैक बना दिया, जिधर से पैसे मिले कुछ कर दिया, तब तक आपका कोई ना वारस है ना कुछ है. मैं आपको डिफाइन कर सकता हूं, डिबेट कर सकता हूं कि यू आर नॉट फ्री येट. आपने 1947 से लेकर अभी तक यू आर नॉट फ्री, यू स्टिल इन स्लेवरी, यू स्टिल अ कॉलोनी, यू आर कॉलोनी फॉर डॉलर्स एंड पाउंड्स. और उस पर आप कोई इसको डिनाई कर ले, आप कोई डिनाई नहीं कर सकते. शब्बर जैदी ने कहा था कि आपके कितने पैसे, 600 बिलियन का आपके करप्ट लोगों के पैसे बाहर पड़े. तो फिर मेरा मतलब एक ड्रामा, टोपी ड्रामा. आप तो अभी तक लोटों के इंतखाबी निशानों से नहीं आगे चल रहे हैं. कल खबर क्या चल रही थी, वो अफरीदी साहब को बोतल दे दी है, तो पीछे पे. तो दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई जो अमेरिका की हालत हो रही है ना, मतलब कि भाई साहब ईरान और अमेरिका की जंग में तो भाई बहुत बुरी हालत हो रही है अमेरिका की भाई. क्योंकि भाई अब फिर से सुना है कि फिर से हमले हो गए हैं, फिर से शुरू हो गए. मतलब कि जब से मतलब कि भाई ये MOU साइन हुआ था और भाई साहब सोच रहे थे कि भाई साहब मतलब कि भाई साहब कि 90 दिनों तक मतलब कोई भी जंग नहीं होगी, मतलब कि MOU साइन कर दिया था इन्होंने. मतलब कि बहुत ज़्यादा ठीक है बात हो रही थी कि भाई अब तो कोई जंग नहीं होगी, ये होगा वो होगा. लेकिन भाई साहब अमेरिका को चाहिए तेल. सबसे बड़ी बात ये है भाई साहब, अमेरिका को तेल चाहिए, और तेल का सबसे ज़्यादा भंडार किसके पास है? ईरान के पास ऐसा भंडार है वैसा. मतलब कि ये समझ लीजिए कि भाई मतलब कि भाई ईरान अगर तेल ना निकाले ना तो वहाँ पे मतलब कि पानी भर जाएगा उन कुएँ में. जो ईरान के पास कुएँ हैं ना जो तेल निकालने वाले, तो भाई उसके अंदर अगर क्या बोलते हैं तेल नहीं निकाला गया ना तो उसमें पानी भर जाएगा समुद्र का. ठीक है, वो पानी फिर वो मतलब कि निकाल नहीं सकते. मतलब कि वो तेल जो है ना वो फिर वो निकाल नहीं पाएंगे वो ईरान वाले. तो भाई इतना तेल है अमेरिका के पास में, तो भाई ये सोचने की बात सोचो. ठीक है भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई देखो अमेरिका जो है ना,
अमेरिका के पास मतलब कि भाई अब कोई मतलब कि चारा नहीं बचा, मतलब कि भाई जो जिस तरीके से मतलब कि भाई साहब उनकी मतलब कि खिल्ली उड़ाई जा रही है ना अमेरिका वालों की, मतलब कि इस जंग में भाई वो बहुत ज़्यादा मतलब कि दर्दनाक वाली चीज़ हो रही है। मतलब कि अमेरिका के साथ में अमेरिका बेचारा बेचारा अच्छा खासा था भाई साहब, मतलब कि भाई साहब जंग में पड़ गया ना, मतलब कि भाई साहब तो था वो भी गया, क्रेडिबिलिटी तो वैसे भी लूज़ हो चुकी है भाई साहब। देखो अमेरिका की सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरीके से ट्रंप ने मतलब कि भाई साहब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी होती थी भाई साहब, कहीं भी जाते थे तो भाई साहब का स्वागत होता था। लेकिन भाई साहब ट्रंप ने मतलब कि जिस तरीके से अपनी मतलब कि भाई फजीहत करवाई है ना नाटो देशों के सामने, कनाडा के सामने, ग्रीनलैंड के सामने, डेनमार्क, ठीक है, चाइना, भारत, रशिया, सबके सामने मतलब कि नज़रों से गिर चुके हैं मतलब कि ट्रंप। वैसे क्योंकि वो अलग-अलग बातें करते हैं ना, वैसे कभी वो कुछ कहते हैं, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को भूल जाते हैं, वैसे दोपहर में कुछ कहते हैं, तो वैसे वो सुबह भूल जाते हैं। तो भाई उनके तो भाई साहब इश्यू चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेमोरी मेमोरी लॉस, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे समस्या लग रही है मुझे तो, ठीक है। क्योंकि देखो कभी दुनिया भारत को करीब मतलब कि कभी दुनिया भारत को गरीब समझती थी, ठीक है, पिछड़ा और विकासशील देश कहकर नज़रअंदाज करती थी। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की मतलब की क्षमता पर सवाल उठाए गए, लेकिन आज वही भारत दुनिया की तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में माना जाता है, ठीक है। क्या वैश्विक समीकरण बदल बदल चुके हैं? क्या भारत की उभरती हुई ताकत दुनिया की सोच बदल रही है, ठीक है। एक जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, एक समय था जब पश्चिमी देश जो थे, ठीक है, कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत वैश्विक राजनीति में निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकता, मतलब कि ऐसा सोचते थे लोग, ठीक है। भारत को अक्सर चीन के मुकाबले कमज़ोर अर्थव्यवस्था, सीमित सैन्य क्षमता और धीमी विकास दर वाले देशों के रूप में देखा जाता था, ठीक है। लेकिन पिछले एक दशक में भारत ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में तेज विकास दर, ठीक है, डिजिटल भुगतान में वैश्विक नेतृत्व, अंतरिक्ष मिशनों में सफलता, रक्षा उत्पादन में निर्भरता की दिशा में कदम, वैश्विक मंचों पर बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, ठीक है। ये दुनिया की सोच बदलनी शुरू हुई है यहीं से ही, ठीक है। आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ठीक है। विदेशी निवेश लगातार बढ़ रहा है। एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसी कई वैश्विक कंपनियां भारत में अपने निवेश और निर्माण की संभावना बढ़ा रही है, ठीक है। भारत केवल एक बाजार नहीं रहा, ठीक है। अब भारत एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही यही बदलाव वैश्विक कंपनियों की रणनीति को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले जितने सरल नहीं रहे, ठीक है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच मतभेद भी हुए हैं, व्यापार, रूस से रक्षा खरीद, ऊर्जा नीति, टैरिफ, ठीक है। लेकिन इन मतभेदों के बावजूद दोनों देशों के रक्षा तकनीक, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ावा यानी प्रतिस्पर्धा और साझेदारी दोनों साथ चल रही हैं, ठीक है। भारत की विदेश नीति है जो ना, मतलब कूटनीति है भाई साहब, कूटने की नीति जो भाई साहब, मतलब ये जो कह रहे थे कि भाई साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे संभालेंगे ये सब चीज़ें को, मतलब कि भाई साहब कूटनीति तो उनको आती ही नहीं है भाई साहब, वो कैसे करेंगे भाई साहब, ये लोग बोल रहे थे। लेकिन भाई साहब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो कूटनीति चलाई है ना, कूटने की नीति बना दी, ठीक है भाई साहब। भारत की विदेश नीति यानी कूटनीति अब केवल किसी एक देश पर निर्भर नहीं। भारत और अमेरिका के साथ भी संबंध रखता है, रूस के साथ भी रखता है, फ्रांस के साथ भी रखता है, मध्य पूर्व के देशों के साथ भी, ठीक है, और अफ्रीका, आसियान तथा यूरोप के देशों के साथ भी। इसी संतुलन को कई विशेषज्ञ भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, ठीक है। रक्षा क्षेत्र में बदलाव, कुछ वर्ष पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयात माना जाता था, ठीक है। मिसाइलें, ड्रोन, युद्धपोत, रडार, रक्षा तकनीक, इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कोशिश तेज हुई है, ठीक है। भारत कई देशों का रक्षा उपकरण निर्यात भी कर रहा है, ठीक है। आज इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत की रणनीतिक अहमियत भी बढ़ गई है। भारत की भौगोलिक स्थिति, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था, युवा आबादी और मौजूद नौसेना उसे क्षेत्रीय संतुलन में महत्वपूर्ण बनाती है, ठीक है। इसी कारण कई विश्लेषक मानते हैं कि अमेरिका और भारत का सहयोग आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है जी। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन सुनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।